आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। डिस्कशन बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न के बारे में चर्चा चल रहा था। पूरी तरीक़ा से वीडियो आपको हम दे रहे हैं। बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी 2017 में 22/10/2017 को जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बहुत सारा वीडियो धीरे धीरे आपके लिए बन भी रहा है, आप लोग पूरी तरीके से देखते रहिए। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? हिमालय का भाग, हिमालय का पर्वतपतीय प्रदेश कहा जाता है शिवालिक को। शिवालिक सबसे नीचे वाले पार्ट को शिवालिक के रूप में याद रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का विस्तार शिवालिक राज्य में पूरी तरीके से है। पंजाब की भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था और हरित क्रांति के प्रभाव में खूब पानी पटाया गया, खूब खाद दिया गया, तो अत्यधिक सिंचाई के कारण ही पंजाब का भूमि खराब हो गया। एगो कहावत है कि अति की भली न बोलना, अति की भली न चूप, और अति की भली न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जते। ज़्यादा वहाँ लोग पानी पटा दिया अपने खेत में और वहाँ का भूमि खराब हो गया। तो पंजाब का भूमि खराब होने का मेन कारण अत्यधिक सिंचाई, ज़्यादा पानी डाल देना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यूएनओ। यूएनओ की स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। इसके 5 गो अस्थायी सदस्य हैं, याद रख लीजिएगा कि 10 गो अस्थायी सदस्य होता है और 5 गो अस्थायी होता है। अस्थायी का नाम है ए, बी, सी, एफ और आर। कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। 5 गो अस्थायी सदस्य के रूप में याद रखेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल परमानेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। भारत भी अस्थायी सदस्य बना हुआ है। 2 वर्षों का कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्य का, और अस्थायी सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 10 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में। फिर से तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसके लिए यूएनओ की स्थापना किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश उसमें शामिल है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम था। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम का पुराना नाम कामरूप, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे लंबा रोड है, सबसे लंबा पुल बना हुआ है धौला सदिया पुल। धौला सदिया का पुल का नाम भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा नदी पुल बना हुआ है जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली, और विश्व का सबसे छोटा द्वीप का नाम है जो नदीय द्वीप बना हुआ है उसका नाम उमानंदा, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। कामाख्या मंदिर पूरी तरीके से असम में है। असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी में स्थित है। कामाख्या मंदिर के पास अम्बुबाची मेला लगता है जो असम में ही लगता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भारत का भी है और विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत का विस्तार 3 राज्य में है, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर है। अरावली पर्वत के पूरब से बानस नदी निकलती है और अरावली पर्वत के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है और माही नदी निकलती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। लूनी नदी कक्ष के रण, यानी रण का मतलब नमकीन पानी का दलदल होता है, कक्ष के दलदल में जाके डूब जाती है, खत्म हो जाती है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। समाजवाद के प्रवर्तक हुआ करते थे कार्ल मार्क्स। जर्मनी के विचारक हुआ करते थे कार्ल मार्क्स, और पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था दास कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक पुस्तक और याद रखिएगा, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी के विचारक हुआ करते थे, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? हम लोग बात किए थे भारत के परिप्रेक्ष्य में, बंगाल की खाड़ी अपने पूरब में है, पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है पूरब में, और पश्चिम में अरब सागर है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है और यहीं पे केरल स्थित है, केरल की भाषा भी क्या है? मलयालम है। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ पे है? केरल में स्थित है।
और अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में स्थित है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पे? हाई यानी पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में ही पूरी तरीके से वहाँ के देख रेख के बारे में हम लोग काम कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में 36 को द्वीप है, 32 किलोमीटर एरिया इसका पूरी तरीके से स्क्वायर है। गंगा सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? यानी गंगा सफाई कार्यक्रम जो भारत में चलाया जा रहा है, इसके सहयोग कौन दे रहा है? तो जर्मनी के सहयोग हम लोगों को पूरी तरीके से मिल रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय होने का मेन कारण, कि भारत के लोगों का जो हाथ का कारीगर था वो पूरी तरीके से ख़त्म होने का मेन कारण क्या था? यानी कि भारत का जो हस्तशिल्प था, जो हाथ से हम लोग सामान बना लेते थे, उसका ख़त्म होने का मेन कारण क्या था? कम कीमत वाला मशीन बन गया और समान एवं भेदभाव टैरिफ की नीति, यानी कम छोटा सस्ता रूप में मशीन बना दिएगा और मशीन बनाने से जो हमारे हाथ का कला था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हिंदी साहित्य के सबसे बड़ा उपन्यासकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े उपन्यासकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद्र को याद रखेंगे। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र कौन है? रेलवे है। सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला कंपनी, सबसे व्यवस्था रेलवे है। 13 लाख कर्मचारी रेलवे में काम करता है। वैश्वीकरण अभी हम लोग पूरी तरीके से पिछले सेट में पढ़े थे, प्लेटफॉर्म का जब डिस्कशन करा रहे थे। वैश्वीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन के माध्यम से कि वैश्वीकरण की नीति अपनाने से बिहार में पर्यटक की सुविधा बढ़ गई। तो वैश्वीकरण का मतलब कि अपना पहचान विश्व लेवल पे लगाना। इसका मतलब समझिए अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि विश्व लेवल पे अपने अर्थव्यवस्था को जाके खड़ा करना, ताकि सब लोग मिलजुल कर इसमें पूरी तरीके से शामिल हो। यानी कि बाजार, अलग अलग देशों को बाजार के रूप में व्यवस्था करना, अपने अर्थव्यवस्था को विश्व लेवल पे पहचान दिलाना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग काम करती है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का एक संगठन है जिसको केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में याद रखा जा सकता है। वह कौन सा मुख्य कारक था जिसने शहरीकरण के रूप में गहरा प्रभाव डाला? शहरीकरण का मुख्य कारण औद्योगिकीकरण था। कंपनी लगाया गया और कंपनी लगाने के कारण ही पूरी तरीके से शहर का विकास होना शुरू हुआ। आज कोई कंपनी लग जाए, कंपनी के अगल बगल में बहुत सारे लोग का घर हो जाता है, स्कूल हो जाता है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे पूरी तरीके से बन जाता है। तो शहरीकरण होने का स्वरूप का गहरा प्रभाव औद्योगिकीकरण भी पड़ता है, कंपनी का ही पूरी तरीके से प्रभाव देखने को मिला है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती है? नेपाल से लगती है। नेपाल से अपना उत्तराखंड का भी सीमा लगता है, उत्तर प्रदेश का भी लगता है, बिहार का भी लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है और सिक्किम का लगता है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाई गई थी? बोरी बंदर, जो महाराष्ट्र में बनाई गई थी। भारत में पहली बार ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853 को, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का ट्रेन चला था। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत 1 जून को केरल से हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल से होती है, 1 जून को हो जाती है। तो समुद्र से स्थल की तरफ आर्द्र पवनें पूरी तरीके से चलती है। समुद्र से स्थल की तरफ हवा चलती है। वनों के वितरण को दिखाने वाला चित्र को थीमेटिक कहा जाता है, यानी अलग अलग जो वन को दिखाता है, वन का जो दिखाने वाले को थीमेटिक मैप के रूप में हम लोग याद रखेंगे। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस महासागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की तरफ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक याद रख लीजिएगा। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण करती है। इसी डेल्टा का निर्माण करने के परिणाम स्वरूप विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदर इसलिए है कि वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब घास का अध्ययन करना हो जाता है। राजनीति से धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं। राजनीति से धर्म को अलग नहीं कर सकते, इस बात को महात्मा गांधी ने कहा था। राजनीति का धर्म होना चाहिए, एक स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, राजनीति का धर्म होना, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि राजनीति से धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में धर्म की राजनीति होती है, राजनीति का धर्म होना चाहिए, न कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। वर्तमान में क्या हो रहा है? धर्म की राजनीति हो रही है। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिएगा, भाषणबाजी जब देखिएगा उस समय आपको पता चलेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को पूर्णतः लागू कर दिया गया शिक्षा का अधिकार। 3 तरफ से घिरे क्षेत्रों को प्रायद्वीप कहा जाता है। कई बार हम आपको बताए हैं
कि तीन तरफ से कि यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, इसीलिए तो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चारों तरफ से पानी, उसको द्वीप कहा जाता है। तीन तरफ से पानी वाले भागों को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। और चारों तरफ से पानी वाले भागों को हम लोग द्वीप बोलेंगे। द्वीप का मतलब आइलैंड होता है। आइलैंड में थोड़ा सा बात करेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन? ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अधीन है। लोकेशन अगर देखिएगा मैप में तो आपको उत्तरी अमेरिका कनाडा के जस्ट बगल में स्थित है डेनमार्क। जो ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, लगभग 17,500 द्वीप इंडोनेशिया के पास है। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन का मुख्य साधन के रोडवेज है। रोड के माध्यम से ही ज़्यादातर हम लोग अर्थव्यवस्था परिवहन करते हैं। सबसे सस्ता साधन परिवहन का होता है जल मार्ग, यानी कि समुद्र के रास्ते से हम लोग सामान मंगाते हैं तो सस्ता पड़ता है, लेकिन परिवहन का मुख्य साधन हम लोग यूज कर लेते हैं रोडवेज, यानी कि रोड के माध्यम से ही सर्वाधिक हम लोग कर लेते हैं। किसान कॉल सेंटर बनाया गया था 2004 में, जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर बना दिया गया था। केरल का उत्पादन कहाँ, रबर का उत्पादन कहाँ पे केरल में सर्वाधिक होता है। रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर हम लोग पूरी तरीक़े से मिलाते हैं। क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बनाया गया था। 47 में अपना देश आज़ाद होता है और 1948 में दामोदर घाटी परियोजना बना था। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब कि बहुत से उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जब परियोजना बन रहा था तो बांध बना था, लोग उस पर चलने लगे। नहर बनाया गया तो सिंचाई हो गया। उस बांध बनाने के बाद हम लोग बिजली बना दिए, लाइट जल गया। तो एक पंथ दो काज, एक पंथ तीन काम हुआ। तो नेहरू जी जब इस व्यवस्था को देखे तो उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय परियोजना ही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? डंपिंग का अर्थ होता क्या है ना, कि मान लीजिए कि भारत का कोई सामान है, भारत का सामान 100 रुपये में मिल रहा है और चीन कोई सामान यहाँ पे लाया हमारे पास बेचने के लिए, तो हो सकता है कि जो सामान हमारा भारत का है वही सामान चीन का है। तो चीन अगर 100 रुपये में ही बेचेगा तो हम लोग भारत का सामान खरीदते हैं। तो चीन क्या करेगा कि जितना में बनाया होगा उससे कम दाम में बेचना शुरू करेगा, उसी को डंपिंग कहा जाता है। सुनिए क्या है, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम तथा उसके घरेलू बाजार के मूल्य में नीचे कीमतों पर माल का निर्यात करना। 100 रुपये का सामान हमारे पास पहले से मिल रहा था घड़ा, एक चाइनीज घड़ा ला के रख दिया, उसका दाम 100 रुपया है, तो हम लोगों के दिमाग में है कि हम भारतीय सामान खरीदेंगे। तो भारतीय सामान भी 100 रुपये मिल रहा है और चीन का सामान भी 100 रुपये मिल रहा है। तो चीन करेगा क्या कि अपने दाम को घटा देगा, दाम को 80 रुपया कर देगा। तो जितना भी बनाया है उससे कम दाम में बेचेगा, उसी को कहा जाता है डंप कर देना, कम कर देना, सामान का दाम कम करके पूरी तरीके से बेचना शुरू करेगा, इसी को डंपिंग कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय का भाग हम लोग याद, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। सबसे नीचे के भाग को कहा जाता है शिवालिक। शिवालिक के लिए हम लोग पढ़े थे हिमाचल प्रदेश का भाग शिवालिक वाले भाग में हुआ करता था। शिवालिक को पर्वत पदीय प्रदेश कहा जाता है। हिमालय का पैर, हिमालय का मस्तक है ट्रांस हिमालय और हिमालय का पैर है शिवालिक। अमरबेल किसका परजीवी का, अमरबेल किसका परजीवी का उदाहरण है, यानी किसी पेड़ पे अमरबेल जीवित हो जाता है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में क्यों बनाया गया था? ग्राहकों की शिकायतों को सरल और तीव्र खर्च पर काम करने के लिए, यानी किसी भी ग्राहक को शिकायत करने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में बनाया गया था। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह के वजन का 1/6 भाग होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट हम बता रहे हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो यहाँ है पृथ्वी पर, चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 10 किलो ही होगा। द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी पर 10 किलो, वहाँ भी 10 किलो। यहाँ पे अगर भार यहाँ पे 600 न्यूटन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, भार का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। तो चंद्रमा पर इसका भार हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार में चेंज होगा, द्रव्यमान में भी कोई चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान 10 किलो होगा, यहाँ भी 10 ही किलो होगा। भले उठाने में आपको हल्का लगेगा, क्यों हल्का लगेगा? क्योंकि खींचने वाला कोई नहीं है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पे ज़्यादा था। जब हम सामान उठा रहे थे तो गुरुत्वाकर्षण खींच रहा था, लेकिन जब चंद्रमा पे उठाएंगे तो खींचने वाला है कोई नहीं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम है, इसलिए वो पूरी तरीक़े से हल्का लगेगा। लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, भार में ही केवल परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बात पे गौर कर लीजिएगा। आगे देखिए,
विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए ओम का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि विद्युत धारा में रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होगा? सतत का मतलब लगातार, जैसे हम आपको बता रहे थे कि लगातार पढ़िए। लगातार का मतलब कंटिन्यूअस रूप में काम करिए। विद्युत धारा का परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब कि हम भी जी लिए, हमारा आने वाला बेटा भी जी लेगा, उसका बेटा भी जी लेगा। पेड़ नहीं काटेंगे तब ना हमारा बेटा को ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रख के अगर हम विकास करेंगे, उसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। पेड़ को बचा के अपना घर बनाएंगे, यानी कि हमारे घर बनाना है तो 10 गो पेड़ हमारे घर के अगल बगल में, सारा पेड़ को काट लेंगे तब घर बनाएंगे, ये सतत पोषणीय विकास नहीं हुआ। यानी पर्यावरण को ध्यान में रख के अगर विकास करते हैं ताकि भावी पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ छोड़ के जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। इसको संपोषीय विकास कहा जाता है, धारणीय विकास कहा जाता है। धारणीय विकास, संपोषीय विकास और सतत पोषणीय विकास का मतलब एक ही होता है। तो विकास जिससे पर्यावरण की कोई हानि ना पहुंचे, उसको सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। पोलियो और चेचक वायरस के कारण हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पोलियो का टीका जॉन ई साल्क के द्वारा बनाया गया था और पोलियो का ड्रॉप अल्बर्ट साबिन के द्वारा बनाया गया था। पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए क्लोरीन डाल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तक कल हम लोग पढ़े थे। उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, फिर से बताते हैं। ये हमारा पेड़ है, पेड़ के पास जाइलम होगा, जाइलम होता है जड़ में, करेगा क्या? तो पानी को, जल और खनिज लवण को पहुंचाने का काम करेगा। पेड़ के पत्ते को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पेड़ का पत्ता खाना बना के फिर जड़ को पहुंचा देता है। तो उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, उसको जाइलम कहा जाता है। मानव के खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना? 29 हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग खोपड़ी का मतलब पूरा गर्दन के ऊपर, कान में 3 हड्डी, इस कान में 3 हड्डी, चेहरा में 14 हड्डी और कपाल खोपड़ी में 8 हड्डी। 14, 8, 22, 3, 25 और 3, 28। एक हड्डी टॉन्सिल में होता है। यानी कि मानव के खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना? 29 होता है। चेहरा में 14, मस्तक वाला जो ब्रेन है, ब्रेन में 8, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। परमाणु के केंद्र के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता रहता है। नील बोहर के द्वारा बताया गया था। हम आपको बताए थे कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के केंद्र में होगा। इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और बिना कुछ खोए ये घूमता रहता है। नील बोहर के द्वारा ये पूरी तरीके से बताया गया था। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग करते हैं? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और परमाणु ऊर्जा स्टेशन नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर है, थोड़ा सा नाम पढ़ लीजिए। नरोरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। रावत भट्टा कहाँ पे? राजस्थान में। ककरा पराब कहाँ पे? गुजरात में। कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में। कुंडल कुनल कहाँ पे? कर्नाटक में। कुंडल कुनल तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक, कुंडल कुनल तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, ककरा पारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। यूरेनियम पीच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। सिरका, नींबू और दही में अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ जाता है। फैट खाइएगा, घी खाइएगा तो मोटा हो जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंचुआ का श्वसन अंग गीली त्वचा। केंचुआ अंधा होता है, त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ उभयलिंगी प्राणी के रूप में याद रखेंगे। केंचुआ में 8 गो हार्ट चैम्बर होता है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है, बस इतना ही। और त्वचा से सांस लेता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू होता है तो बस के अंदर यात्री बैठे पीछे के धक्का लगता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व बताता है। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व का मतलब कि गाड़ी चल रहा है, ड्राइवर ब्रेक मारा, हम लोग आगे की तरफ झुके, वो गति का जड़त्व। गाड़ी रुका हुआ है, एक बैग गाड़ी चल दिया, पीछे की तरफ झुके, विराम का जड़त्व। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम का संबंध सीधा द्रव्यमान से है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। क्वेश्चन बनता है, एगो कार जा रहा है और एगो ट्रक जा रहा है, इसमें किसका जड़त्व ज़्यादा होगा? तो ट्रक का जड़त्व ज़्यादा होगा। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसको बोलते हैं प्रस्वेदन के रूप में याद रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32, परमाणु क्रमांक 16। न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाइए,
प्रोटॉन की संख्या घटाइए या परमाणु संख्या घटाइए, तो आपका मिलेगा न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हर बार बिहार पुलिस में 1 नंबर का पूछा जाता है। अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे यूरेनियम 238 और यहाँ पे लिखते हैं 92, तो ऊपर ई वाले को द्रव्यमान कहा जाएगा और इसको परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, यानी कि तीनों का नाम एक ही है। जैसे मेरा नाम बजरंग और विक्की है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या तीनों का नाम एक ही होता है। 238 में से आप 92 घटाइएगा तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या पूरी तरीक़ा से मिल जाएगा। चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होगी? गति की अवस्था में अगर हम लोग करते हैं उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। और स्थिर अवस्था में जैसे हम बैठ कर वीडियो बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लग ही रहा है, तो बैठ कर अगर कर रहे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा और चल रहे हैं तो उसको में गतिज ऊर्जा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना किण्वन कहा जाता है। ईस्ट का प्रयोग हम लोग कर जलेबी, जो खट्टा जलेबी जहाँ का मिलता होगा उसमें ईस्ट प्रवाहित हो जाता है। 4-5 दिन तक मैदा को सान कर रखिएगा ना तो ईस्ट प्रवाहित हो जाता है, ईस्ट के कारण किण्वन हो जाता है, किण्वन से शराब बन जाता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन निकलता है। किलोवाट घंटा का मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए, 1 BOT 1 यूनिट और 1 किलोवाट घंटा सबका मान एक है। जैसे हम आपको बताएं इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या तीनों बराबर। 1 BOT का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, 1 यूनिट सबका मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। हमारे घर का जो बिजली का बिल आता है कार्य का ऊर्जा मात्रक जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, इसका मान किलोवाट घंटा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा किलोवाट किसका मात्रक है, तो किलोवाट शक्ति का मात्रक है। अब घंटा लगा देंगे तो ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट जब तक था ये पूरी तरह का शक्ति का मात्रक था, लेकिन आपका शक्ति कब पता चलेगा? हमारा शक्ति आपको कब पता, कितना देर तक हम आपको पढ़ा दिए, कितना देर तक हम आपको बोल दिए, तब हमारे ऊर्जा के बारे में बने। किलोवाट घंटा लगा देंगे तो ऊर्जा बन जाएगा, और जब तक किलोवाट घंटा लगा था तब तक पूरी तरह किलोवाट लगा था, उसको शक्ति के रूप में याद रख। शक्ति का मात्रक वाट होता है, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये सब वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना भी बिहार पुलिस में परीक्षा हुए थे सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस चैनल पे कराएंगे। प्लेटफॉर्म का सेट बिट का डिस्कशन करा रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्था आपके लिए कराई जा रही है। चैनल को शेयर करिए, मिलते रहेंगे फिर हम अगली वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।